गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार शुक्ला है। सीवा आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग G20 पर डिस्कशन करेंगे। G20 का हाल ही में 18वां सम्मेलन भारत में ऑर्गेनाइज कराया गया और भारत के लगभग 60 शहरों में ये सम्मेलन ऑर्गेनाइज कराया गया। लेकिन इन सब पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम G20 के बारे में, गठन के बारे में चर्चा कर लें। G20 का गठन 1999 में जो एशिया का वित्तीय संकट था उसके कारण G20 का गठन G8 के सदस्य देशों के द्वारा किया गया। G8 के वित्त मंत्रियों ने G20 का गठन किया। और G8 जो बात करने से पहले आपको G7 के बारे में बता दें। G7 जो है वो 1970 के दशक में, जब पूरे विश्व में तेल संकट गहराया था, तो उस स्थिति में तेल की कीमतें बढ़ रही थी और ऐसी स्थिति में जिसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा था, और ये देशों ने मिलकर G7 का गठन किया। G7 के विस्तार की बात होने लगी 1998 में वकिंघम सम्मेलन के दौरान। रूस को इसमें शामिल किया, क्योंकि उस समय अगर कोई प्रबल दावेदार था तो वो रूस था। और रूस के स्टार्टिंग में शामिल न होने का कारण ये था कि रूस साम्यवादी देश था और ये जितने थे ये पूंजीवादी देश थे। लेकिन बाद में शीत युद्ध समाप्त हुआ। शीत युद्ध समाप्ति के बाद रूस को इसमें शामिल किया गया, क्योंकि उस समय सबसे पावरफुल देशों में अगर कोई था तो वो था रूस। कोई अर्थव्यवस्था थी तो वो थी रूस की अर्थव्यवस्था। फिर 1999 में G8 के वित्त मंत्रियों ने G20 का गठन किया और उनका मूल उद्देश्य ये था कि मध्यम आय वाले देशों को शामिल किया जाए और पूरे विश्व में वित्तीय स्थिरता लाई जाए। और मेन प्रभावित जो देश थे पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के देश थे, जिसमें भारत भी था। ठीक है, तो इसलिए आवश्यकता थी G20 के गठन की। अभी हम आपको आगे ये और अच्छे तरीके से बता देते हैं। देखिए G7 का जब गठन हुआ, G7 का गठन 1970 में हुआ। इसमें जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और जापान थे। फिर 1998 में वकिंघम सम्मेलन के दौरान रशिया को इसमें शामिल किया गया। और 1999 में G20 का गठन हुआ, जिसमें तुर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया। अब 20 देश हो गए। और हाल ही में भारत ने एक देश कह सकते हैं, एक और समूह को शामिल कराया है, अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया गया। अब ये G21 हो गया है। ठीक है, चलिए G20 की संरचना के बारे में जान लेते हैं। G20 देश विश्व के लगभग 60% जनसंख्या को कवर करते हैं। विश्व में 80% जो वैश्विक व्यापार होता है उसमें जो लगी हुई हो 75% जनसंख्या इसमें शामिल है G20 में। फिर सदस्य देशों की बात अभी हमने आपको बता दिया कौन कौन से देश हैं। और स्पेन को स्थायी अतिथि के रूप में इसमें आमंत्रित किया गया था और आमंत्रित किया जाता रहा है। तो इसलिए ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है। देखिए मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका में 3 देश, कनाडा, यूएस, मैक्सिको इसके सदस्य हैं G20 के। फिर दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील और अर्जेंटीना। कई बार ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है कि दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देश G20 के सदस्य हैं, या उत्तरी अमेरिका के कौन कौन से देश G20 के सदस्य हैं, या एशिया के पूछ सकता है कि कौन कौन से देश G20 के सदस्य हैं, या पूछ सकता है दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे यूरोप में हम बात करें, यूके, फ्रांस, स्पेन क्या है कि एक प्रकार से अभी बताया आपको कि स्पेन को केवल अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। नॉर्वे, नीदरलैंड ये जो देश हैं अतिथि वाले हैं। इटली और जर्मनी ये स्थायी सदस्य हैं। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी इसका सदस्य है। अब क्या है, अफ्रीका में जो है, अफ्रीका में केवल दक्षिण अफ्रीका था। तो अब ये अफ्रीकन यूनियन के जो सदस्य देश हैं, 55 देश हैं, उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं ट्रॉइका। आपने वर्ड सुना होगा। ट्रॉइका क्या होता है? देखिए ट्रॉइका का मतलब होता है, तो ट्रॉइका एक प्रकार से G20 के समूह की बात करते हैं। ट्रॉइका एक समूह है। समूह में 3 देश होते हैं। पहला जो वर्तमान
ऑर्गेनाइजर होता है, फिर जो विगत पहले जिसने पिछले वर्ष ऑर्गेनाइज किया होता है और जो भविष्य में ऑर्गेनाइज करने वाला रहता है। इन तीनों के समूह को ट्रॉइका कहा जाता है। तो पहले जैसे 17वां G20 सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ, फिर 18वां भारत में, फिर 19वां ब्राज़ील में। तो ये तीनों जो है एक प्रकार से विकासशील देश हैं, और एक बहुत वो है, एक रेयर केस ही है कि तीनों ट्रॉइका में तीनों विकासशील देश शामिल हैं, क्योंकि इसके बाद जो अगला सम्मेलन होगा ट्रॉइका, उसमें इटली शामिल होगा, इंडोनेशिया और भारत। तो इसलिए क्या है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि तीनों देश जो है शामिल किए गए हैं और तीनों विकासशील देश हैं। ठीक है, ट्रॉइका ये देखिए 3 विकासशील देशों का समूह है। उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी जो कि वैश्विक शक्तियों के मध्य बढ़त प्रदान करेगी। तो आप जैसे विकासशील देशों की बात करेंगे, और G20 सम्मेलन में भारत ने विकासशील देशों की बात की। भारत ने थीम क्या दिया? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत का उद्देश्य क्लियर था। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की का थीम दिया था, और वसुधैव कुटुंबकम यही कहता है कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। इसका मतलब यही होता है। और भारत की अगर हम बात करें सभ्यता की, संस्कृति की, तो हमारी सभ्यता संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम को ही फॉलो किया जाता है। फिर बात करें शेरपा। शेरपा क्या है? शेरपा मैं आपको बता दूं कि शेरपा 2 प्रकार के होते हैं। शेरपा के रूप में जाना जाता है, एक होता है वित्त मंत्रियों का, ठीक है। शेरपा के 2 ट्रैक होते हैं। एक ट्रैक होता है वित्त मंत्रियों का, एक मेन होता है शेरपा ही होता है, ठीक है। तो दोनों मिलके बनते हैं शेरपा। G20 का देखिए कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसका जो कार्य और समन्वय होता है देशों के प्रतिनिधियों द्वारा 1 by 1 किया जाता है। शेरपा के बारे में हमने बता दिया, 2 होते हैं। पहला एक वित्त मंत्रियों का होता है, दूसरा एक मेन शेरपा अपॉइंट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अमिताभ कांत भारत की ओर से शेरपा थे, और इनका शेरपा बनाने का उद्देश्य यही था कि ये जो है, क्योंकि 60 शहरों में लगभग 200 बैठकें हुई, और पूरी 200 बैठकों को ऑर्गेनाइज कराने वाले जो थे वो होते हैं शेरपा, ठीक है। तो ये शेरपा का पद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये किसे दिया गया? अमिताभ कांत को। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर अमूमन क्या होता है कि लगभग G20 का जो सम्मेलन होता है किसी भी देश में, तो 1-2 शहरों में ही ऑर्गेनाइज करा दिया जाता है, लेकिन भारत ने 60 शहरों को चुना। 60 शहरों को चुनने का मूल उद्देश्य क्या था कि वहाँ के जैसे स्वच्छता पे ध्यान दिया जाएगा, फिर वहाँ पे होटलों को इससे लाभ होगा, फिर सड़कें, मार्केट, ठीक है, तकनीक जैसे डिजिटलाइजेशन, UPI, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं वहाँ की अर्थव्यवस्था। फिर एक जिला एक प्रोडक्ट वाला जो कंसेप्ट है, इसका लाभ मिलता है। तो ये 60 जगह पे ऑर्गेनाइज कराने का यही उद्देश्य था कि उन जगहों पे उनकी अर्थव्यवस्थाओं पे फोकस किया जा सके, उन्हें एक प्रकार से सशक्त किया जा सकते हैं। और भारत में जैसे स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है, तो स्मार्ट सिटी कंसेप्ट तभी फॉलो हो सकता है, जैसे कोई अगर ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। इस सड़कें स्मार्ट हो, CCTV कैमरा लगे, क्योंकि फॉरेन में आपके डेलीगेट्स आ रहे हैं, होटल्स की व्यवस्था प्रॉपर हो, 5 स्टार 3 स्टार होटल्स हो, रोड अच्छी हो, मार्केट अच्छा हो, लाइटिंग अच्छी हो। तो कुल मिला के एक प्रकार से जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है वो फुलफिल कराया जा सकता था। इसलिए इन्होंने 60 शहरों को चुना, वहाँ इन्वेस्टमेंट किया। इससे काफ़ी आर्थिक रूप से फ़ायदा हुआ, होटलों को हुआ, लोगों को रोज़गार मिला, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर देखिए मुख्य कार्य क्या है G20 में। अब हम आपको बता चुके हैं कि G20 का स्लोगन ही क्या था। G20 का स्लोगन है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये भारत ने दिया। तो ये स्लोगन कहीं ना कहीं उसके मुख्य कार्य से संबंधित है। देखिए पर्यावरण के लिए जीवन शैली, पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करना, पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना, ग्रीन हाउस, जैसे कि भारत ने, आपको पता है भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया। अभी भारत
जैव अलायंस का गठन कर रहा है, जैव संगठन बना रहा है, इंटरनेशनल बायो ऑर्गेनाइजेशन। इसी में भारत सरकार ने एक संगठन को बनाया है, इंटरनेशनल बायो जैव ईंधन संगठन, और उसमें लगभग जो देश शामिल हैं वो उपभोक्ता भी हैं और उत्पादक भी हैं। फिर समावेशी, न्याय संगत और सतत विकास। समावेशी माने सबको साथ लेके चलना, न्याय संगत सभी को न्याय मिले, सतत विकास हो कि पर्यावरण को भी ध्यान दिया जाए और डेवलपमेंट को भी। तो ये सतत विकास की अवधारणा, महिला सशक्तिकरण पे फोकस किया जाए, स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा के वाणिज्य तक के क्षेत्रों में डिजिटल सार्वजनिक। आपको पता है कि अभी एक न्यूज़ में देखा होगा आपने कि शायद चीन के या कहीं के मंत्री थे, वो मिर्ची खरीद रहे थे यूपीआई पेमेंट करके और काफ़ी खुश हो रहे थे, क्योंकि भारत ने डिजिटलाइजेशन के लेवल को प्राप्त कर लिया है उच्चतम लेवल पे। आज हर एक गांव, हर एक शहर में आप जाइए, सबके पास बार कोड हैं, चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट के माध्यम से भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जो आर्थिक विकास था वो अवरुद्ध हो गया था, उसको भारत ने डिजिटलाइजेशन के माध्यम से कहीं ना कहीं बहुत दूर किया है। और जैसे कि सभी महिलाओं का अकाउंट प्रधानमंत्री जन धन योजना के द्वारा खोला गया। अब वही महिलाएं जैसे कहीं भी रोजगार कर रही हैं तो अपना यूपीआई बारकोड यूज कर रही हैं, वहाँ डायरेक्ट पेमेंट ले रही हैं, तो ये सब लाभ हुआ है। फिर कौशल मानचित्रण, संस्कृत पर्यटन पे बढ़ावा देना, जलवायु का वित्त पोषण के लिए फंड इकट्ठा करना, चक्रीय अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था में कैसे एक प्रोडक्ट, कृषि एग्रीकल्चर, फिर उसका प्रोसेसिंग कैसे होगा, फिर मार्केट कैसे होगा, फिर उसको इंटरनेशनल मार्केट में कैसे पहुंचाया जाएगा, उसको ब्रांडिंग कैसे की जाएगी, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर आर्थिक अपराध के विरुद्ध लड़ाई, और भारत हमेशा लगातार आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा है, और G20 में भी बहुत तेज़ी से आवाज़ उठाई गई है इस विषय पे, और बहुत सारे देशों ने समर्थन किया है। अब सऊदी अरेबिया जैसे देशों ने भी पाकिस्तान का विरोध किया है कि जो लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसके पहले बाली सम्मेलन में भी फटाब की बात हुई थी। देखिए, ट्रेड अलायंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यापार तभी संभव है जबकि फ्री ट्रेड की बात करें, फ्री ट्रेड अलायंस की बात करें। और ये जो फ्री ट्रेड अलायंस का है, ये G20 में इस बात को रखा गया है। थैंक यू।